क्षमता विकसित करने में बहुमूल्य साबित होंगे। यहाँ पर हम 4 लीडरशिप सिद्धांतों या नियमों को बताना चाहेंगे जो आपको लीडर बनवा सकते हैं। बिजनेस में, सामाजिक क्लबों में, घर में, हर जगह। यह 4 लीडरशिप सिद्धांत या नियम सुनिए। नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। दूसरा, सोचें यह समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। तीसरा, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। चौथा, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। रोज़मर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करने से आपको वह रहस्यमयी शक्ति मिल जाती है जिसे लीडरशिप कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ऐसा किस तरह होता है। लीडरशिप नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण या नज़रिए से चीज़ों को देखना वह जादुई तरीका है जिससे आप उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, सहयोगियों, ग्राहकों, कर्मचारियों के नज़रिए से देख सकें तो आप उनसे जो चाहें करवा सकते हैं। यह कैसा होता है, इन 2 उदाहरणों में देखें। टेड बी एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में टेलीविज़न कॉपीराइटर और डायरेक्टर था। जब एजेंसी को बच्चों के जूते का विज्ञापन निकलवाना था तो टेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह जूतों का टीवी विज्ञापन तैयार करे। विज्ञापन अभियान के 1 महीने बाद यह समझ में आ गया कि विज्ञापन से कोई खास फायदा नहीं हुआ था। जूतों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जाहिर था कि इसका दोष टीवी विज्ञापनों पर मढ़ा जाता क्योंकि ज़्यादातर शहरों में सिर्फ टीवी पर ही विज्ञापन दिए जाते थे। टेलीविज़न दर्शकों के सर्वे से पता चला कि लगभग 4% दर्शकों की राय में यह बेहतरीन विज्ञापन था। इन 4% दर्शकों का मानना था कि यह उनके देखे गए सबसे अच्छे विज्ञापनों में से एक था। बाकी 96% या तो इस विज्ञापन के बारे में उदासीन थे या फिर उन्हें यह विज्ञापन पसंद नहीं आया था। सैकड़ों बातें कही गई। यह भी कोई विज्ञापन है? ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 3 बजे न्यू ऑरलियंस बैंड बज रहा हो। मेरे बच्चों को आमतौर पर टीवी के विज्ञापन पसंद आते हैं, परंतु जब यह जूते वाला विज्ञापन आता है तो वे बाथरूम चले जाते हैं या फ्रिज खोल लेते हैं। मुझे लगता है यह थोड़ा हाई क्लास विज्ञापन है। ऐसा लगता है कि कोई आदमी ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। जब इन सभी साक्षात्कारों का विश्लेषण किया गया तो एक दिलचस्प बात पता चली। जिन्हें विज्ञापन बेहद पसंद आया था वे 4% लोग आय, शिक्षा, रुचियों और क्षमताओं में टेड जैसे ही थे। बाकी 96% उससे भिन्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के थे। टेड के विज्ञापन, जिनकी लागत लगभग $20,000 थी, इसलिए असफल हो गए क्योंकि टेड ने सिर्फ अपनी रुचियों के बारे में सोचा था। उसने उसी तरीके से विज्ञापन तैयार किए जिस तरीके से विज्ञापन वह खुद देखना चाहता था। उसने उस तरीके के विज्ञापन तैयार नहीं किए जिस तरीके के विज्ञापन बहुसंख्यक जनता देखना चाहती थी। उसने ऐसे विज्ञापन तैयार किए जो उसे व्यक्तिगत रूप से अच्छे लगते थे, ऐसे नहीं जो ज़्यादातर लोगों को अच्छे लगते हों। अगर टेड ने दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश की होती, अगर उसने आम जनता की मानसिकता को जानने की कोशिश की होती तो परिणाम कुछ और ही होता। उसे खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए थे। अगर मैं किसी बच्चे का पिता होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने बच्चे के लिए यह जूते खरीदता? अगर मैं बच्चा होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने माता पिता से कहता कि मुझे यही जूते चाहिए? जॉन रिटेलिंग में असफल क्यों हुई? जॉन 24 साल की आकर्षक, उच्च शिक्षित और बुद्धिमान युवती है। कॉलेज से निकलते ही जॉन ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में असिस्टेंट बायर
की नौकरी कर ली। रेडीमेड कपड़ों के इस डिपार्टमेंट स्टोर में एक कीमत से लेकर मध्यम कीमत का सामान मिलता था। जॉन की सिफारिशी चिट्ठियों में उसकी बहुत तारीफें की गई थी। जॉन में महत्वाकांक्षा है, प्रतिभा है, उत्साह है। एक पत्र में लिखा था, वह निश्चित रूप से काफ़ी सफल होगी। परंतु जॉन काफ़ी सफल नहीं हुई। जॉन केवल 8 महीने ही वहाँ काम कर पाई और फिर उसने रिटेलिंग छोड़कर दूसरी नौकरी कर ली। मैं उसके बॉस को अच्छी तरह जानता था और मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या था। जॉन बहुत ही बढ़िया लड़की है और उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं, उसने कहा, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी भी है। वह क्या? मैंने पूछा। जॉन ऐसा सामान खरीदती थी जो उसे पसंद था, परंतु हमारे ज़्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं था। वह अपने पसंद की स्टाइल, कलर, मटेरियल और कीमत वाला सामान चुनती थी। वह हमारे ग्राहकों के नज़रिए से नहीं सोचती थी। एक बार जब मैंने उससे कहा कि शायद यह सामान हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो वह कहने लगी, नहीं, जनता को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे तो यह बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह खूब बिकेगा। जॉन एक समृद्ध परिवार में पली बढ़ी थी। उसे बचपन से क्वालिटी की कद्र करना सिखाया गया था। कीमत का उसके लिए कोई खास महत्व नहीं था। जॉन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के हिसाब से नहीं सोच पाती थी, जिनके लिए कपड़े खरीदते समय कीमत भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो माल जॉन ने खरीदा उसे जनता ने पसंद नहीं किया। असली बात यह है, दूसरे लोगों से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए आपको उनके नज़रिए से देखना पड़ेगा। जब आप उनके नज़रिए से देखते हैं तो आप यह समझ जाएंगे कि किस तरह उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। मेरे बहुत ही सफल सेल्समैन मित्र ने मुझे बताया कि वह प्रस्तुति देने से पहले काफ़ी समय तक यह सोचता है कि ग्राहक उसकी प्रस्तुति को किस तरह से लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अपने श्रोताओं का नज़रिया समझने वाला वक्ता ज़्यादा रोचक, ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। अपने कर्मचारियों का नज़रिया समझने वाला बॉस अपने सुपरवाइजरों से ज़्यादा अच्छी तरह काम करवा लेगा। एक क्रेडिट एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि इस तकनीक से उसे किस तरह फ़ायदा हुआ। जब मैं एक स्टोर में असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर के बतौर आया तो मुझे वसूली का काम सौंपा गया। यह कपड़ों का स्टोर था। यहाँ पर वसूली के लिए जिस तरह के पत्र लिखे जाते थे, उन्हें देखकर मुझे हैरानी और निराशा हुई। इनकी भाषा कठोर, अपमानजनक और धमकाने वाली थी। मैंने उन्हें पढ़ा और सोचा, बंधु, अगर कोई मुझे इस तरह की चिट्ठी लिखे तो मैं गुस्से से आग बबूला हो जाऊंगा। मैं कभी अपना हिसाब साफ नहीं करूंगा। इसलिए मैं काम में जुट गया और मैंने अलग तरह के पत्र लिखना शुरू कर दिया। उस तरह के पत्र जो अगर मुझे लिखे जाएं तो मैं अपना हिसाब साफ करने के लिए प्रेरित हो सकूं। इससे बहुत फर्क पड़ा। अपने बिल न चुकाने वाले ग्राहक के नज़रिए से देखने से हमारा वसूली अभियान बेहद सफल हुआ और कुछ ही समय में हमने वसूली का कीर्तिमान बना दिया। बहुत से राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वे अपने मतदाताओं के नज़रिए से खुद को देखने में असफल होते हैं। राष्ट्रीय पद के लिए एक राजनीतिक उम्मीदवार जो किसी भी तरह अपने प्रतिद्वंदी से दूसरी बात में पीछे नहीं था, केवल एक कारण से बुरी तरह हार गया। उसने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था जो उसके थोड़े से मतदाताओं की समझ में ही आ पाई थी। दूसरी ओर उसके विरोधी ने मतदाताओं की रुचियों का पूरा ध्यान रखा। जब वह किसानों से बात करता था तो उनकी भाषा बोलता था। जब वह फैक्ट्री के मजदूरों से बात करता था तो वह उनकी भाषा में बात करता था। और जब टीवी पर बोलने की बारी आई तो उसने जिस मतदाता को संबोधित करते हुए अपना भाषण दिया, वह आम मतदाता था, न कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर। खुद से यह पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो मैं इसके बारे में क्या सोचता। इस प्रश्न की मदद से आप ज़्यादा सफल नीति बना सकते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए उसके नज़रिए से सोचने का विचार हर स्थिति में सफल होता है।
कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने कभी ना उड़ने वाला फ्यूज बनाया। उस निर्माता ने इसकी कीमत रखी $25 और इसके बाद उसने एक विज्ञापन एजेंसी से इसका प्रचार करने को कहा। विज्ञापन देने वाली एजेंसी का एग्जीक्यूटिव तत्काल बहुत उत्साहित हो गया। उसकी योजना टीवी, रेडियो और अखबारों में भारी प्रचार करने की थी। यह शानदार है, उसने कहा। हम पहले ही साल में 1 करोड़ फ्यूज बेच सकते हैं। उसके सलाहकारों ने उसे सावधान करने की बहुत कोशिश की। उसे समझाया कि फ्यूज लोकप्रिय सामानों की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनकी कोई रोमांटिक अपील नहीं होती है और लोग जब फ्यूज खरीदते हैं तो सस्ते से सस्ता फ्यूज खरीदना चाहते हैं। सलाहकारों ने यह सलाह दी, क्यों ना इसके बजाय कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाए और इस फ्यूज को ऊंची आमदनी वाले लोगों को बेचा जाए। परंतु उसने सलाहकारों की सलाह को अनसुना कर दिया। देश भर में तूफानी प्रचार अभियान चलाया गया और 6 हफ्तों में ही इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके निराशाजनक परिणाम मिले थे। समस्या यह थी, विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने महंगे फ्यूज को अपनी नज़र से देखा। $75,000 हर साल कमाने वाले की नज़र से। वह आम आदमी की नज़र से इस फ्यूज को नहीं देख पाया, जिसकी वार्षिक आमदनी $9,000 से $15,000 होती है। अगर उसने खुद को उनकी जगह पर रखा होता तो उसने इस सामान को आम जनता के बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों में बेचने का लक्ष्य बनाया होता और तूफानी अभियान में इतना पैसा बर्बाद नहीं किया होता। जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हो, उनके नज़रिए से देखने की कला विकसित करें। नीचे दिए गए अभ्यासों से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। दूसरों के नज़रिए से देखने का अभ्यास कीजिए। अब इस तालिका में बाईं तरफ स्थिति और दाहिनी तरफ सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें। नंबर 1, किसी को काम के बारे में निर्देश देना। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए क्या करना है? अगर मैं काम पर नया होता तो क्या इस तरह के निर्देश से मैं पूरी तरह समझ पाता कि मुझे क्या करना है? अब दूसरा नंबर, विज्ञापन लिखना। अगर मैं आम खरीदार होता तो इस विज्ञापन के बारे में मेरी राय क्या होती? तीसरा नंबर, टेलीफोन मैनर्स। अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो टेलीफोन पर मेरी आवाज़ और मेरे मैनर्स मुझे कैसे लगते? क्या यह चौथा, तोहफा। क्या यह तोहफा मुझे पसंद है या यह तोहफा सामने वाले को पसंद आएगा? अक्सर दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पांचवा, जिस तरीके से मैं आदेश देता हूँ। जिस तरह के आदेश मैं देता हूँ, अगर मैं कर्मचारी होता तो क्या मैं उस तरह के आदेशों का खुशी खुशी पालन करता? छठा, बच्चों का अनुशासन। अगर मैं बच्चा होता तो उसकी उम्र, अनुभव और भावनाओं के लिहाज से इस अनुशासन के बारे में मेरी लोकप्रियता क्या होती? सातवां, मेरा हुलिया। अगर मेरी जगह मेरा सुपीरियर इस तरह के कपड़े पहनता तो मैं उसके बारे में क्या सोचता? आठवां, भाषण तैयार करना। श्रोताओं की पृष्ठभूमि और रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्या मेरा यह वाक्य ठीक रहेगा? नौवां नंबर, मनोरंजन। अगर मैं अपने अतिथियों की जगह होता तो मैं किस तरह का भोजन, संगीत और मनोरंजन पसंद करता? दूसरों के नज़रिए से देखने के सिद्धांत को कैसे अमल में लाएं? नंबर 1, सामने वाले की स्थिति का विचार करें। अपने आप को उसकी जगह रखकर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियों, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। दूसरा, अब खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती, चाहे आप उससे कुछ भी करवाना चाहते हों। तीसरा, अगर आप सामने वाले की जगह होते तो आपसे वह काम किस तरह करवाया जा सकता था? बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें।
लीडरशिप नियम नंबर 2, सोचें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। लीडरशिप का हर एक का तरीका अलग अलग होता है। एक तरीका तानाशाह बनने का होता है। तानाशाह सारे फैसले खुद करता है। वह किसी दूसरे से सलाह लेना पसंद नहीं करता। वह अपने अधीनस्थों की बात सुनना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि शायद उसे यह डर रहता है कि उसका अधीनस्थ सही हो और उसे बेइज्जती का सामना न करना पड़े। तानाशाह लंबे समय तक नहीं रह पाते। कुछ समय तक तो कर्मचारी वफादारी का नाटक करते हैं, परंतु जल्दी ही असंतोष फैलने लगता है। सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी काम छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं और जो कर्मचारी बचे रहते हैं वे तानाशाह के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं। परिणाम यह होता है कि कंपनी का कामकाज प्रभावित होता है और इससे कंपनी के मालिकों की नज़र में तानाशाह की इमेज खराब होती है। लीडरशिप का दूसरा तरीका ठंडा, मशीनी, मैं तो नियम की किताब के हिसाब से चलता हूँ वाला तरीका है। इस शैली से काम करने वाला आदमी हर काम नियम की किताब के हिसाब से करता है। वह यह नहीं समझ पाता कि हर नियम या नीति या योजना केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामान्य प्रकरणों के लिए बना है। यह भावी लीडर इंसानों के साथ उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे वे इंसान नहीं मशीन हो। और किसी भी आदमी को जो बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वह यह कि उसके साथ मशीन की तरह व्यवहार किया जाए। ठंडा, मशीनी, विशेषज्ञ आदर्शवास नहीं होता। जो मशीनें उसके नीचे काम करती हैं वे अपनी क्षमता का थोड़ा सा उपयोग ही कर पाती हैं। जो लोग लीडरशिप की बुलंदियों को छू लेते हैं वे तीसरी शैली का प्रयोग करते हैं, मानवीय बनने की शैली। कुछ साल पहले मैं जॉन एस के साथ काम करता था। जॉन एक बड़े एल्यूमिनियम निर्माता के इंजीनियरिंग डेवलपमेंट विभाग में एग्जीक्यूटिव थे। जॉन मानवीय बनने की शैली में निपुण था और उसे इससे लाभ भी हो रहे थे। दर्जनों छोटे छोटे तरीकों से जॉन यह बात लोगों तक पहुंचाता था, आप एक इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकता हूं करूंगा। जब दूसरे शहर का एक आदमी उसके विभाग में आया तो जॉन ने काफ़ी परेशानी उठाकर उसके लिए अच्छा सा घर खोजा। अपनी सेक्रेटरी और 2 अन्य महिला कर्मचारियों के माध्यम से काम करते हुए उसने अपने स्टाफ के हर सदस्य के लिए ऑफिस बर्थडे पार्टीज आयोजित करने की परंपरा डाली। इस छोटे से आयोजन में जो आधे घंटे का समय बर्बाद होता था वह दरअसल बर्बादी नहीं बल्कि निवेश था, वफादारी, निष्ठा और क्षमता में निवेश। जब उसे यह पता चला कि उसके स्टाफ का एक आदमी अल्पसंख्यक है तो जॉन ने उसे बुलाया और उससे कहा कि वह ऐसी व्यवस्था कर देगा कि वह अपने धार्मिक त्योहारों को मना सके, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर अमूमन छुट्टियां नहीं होती थी। जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो जॉन को यह याद रहता था। जब नौकरी के बाद उसके स्टाफ का कोई कर्मचारी उपलब्धि हासिल करता था तो जॉन उसे बधाई देने का समय निकाल लेता था। परंतु जॉन की मानवीय बनने की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत मिला जब उसने एक कर्मचारी को डिसमिस किया। जॉन के पहले वाले बॉस ने एक कर्मचारी को नियुक्त किया था। उस कर्मचारी की इस तरह के काम में कोई रुचि नहीं थी, न ही योग्यता थी। जॉन ने इस समस्या को बेहतरीन तरीके से सुलझाया। उसने कर्मचारी को ऑफिस में बुलाने का पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया, वह तरीका जिसमें पहले तो उसे बुरी खबर सुनाई जाए और बाद में उसे 15 या 30 दिनों का समय दिया जाए। इसके बजाय उसने 2 अस्वाभाविक काम किए। पहली बात तो यह कि उसने कर्मचारी को समझाया कि यह कर्मचारी के ही हित में ही है कि वह यह नौकरी छोड़ दे और कोई ऐसी नौकरी ढूंढे जहां उसकी योग्यता और रुचि का बेहतर उपयोग हो सकता हो। उसने कर्मचारी के साथ बैठकर एक प्रतिष्ठित रोजगार परामर्शदाता से सलाह लेने की योजना बनाई। इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया जो नियम की किसी किताब में नहीं लिखा था। उसने दूसरी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से संपर्क किया जहां उस कर्मचारी की योग्यताएं काम आ सकती थी।
उसने इंटरव्यू का इंतजाम भी करवा दिया। 18 दिन बाद ही उस कर्मचारी को बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल गई। डिसमिल के इस तरीके से मुझे हैरत हुई और मैंने जॉन से पूछा कि उसने इस छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। जॉन का जवाब था, मैंने एक पुरानी कहावत को अपने दिमाग में बिठा लिया है, जो भी किसी आदमी के नीचे काम करता है वह उसके संरक्षण में होता है। हमें पहले तो उस आदमी को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वह इसके लायक नहीं था, परंतु जब हमने उसे नौकरी पर रख ही लिया है तो हमारा यह फर्ज बनता था कि इसके बदले में हम उसे ढंग की नौकरी तो दिलवाते। कोई भी जॉन ने आगे कहा, किसी आदमी को नौकरी पर रख सकता, परंतु लीडरशिप का इम्तहान इस बात से होता है कि आप किसी आदमी को नौकरी से किस तरह हटाते हैं। उस कर्मचारी को अच्छी नौकरी दिलवाकर मैंने अपने डिपार्टमेंट के हर आदमी में जॉब सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी है। इस उदाहरण से वे यह जान गए हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वे फुटपाथ पर नहीं जाएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी न पालें। जॉन की मानवीय बनने की लीडरशिप के उसे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जॉन की पीठ पीछे बुराई कभी नहीं हुई। उसे कर्मचारियों की पूरी वफादारी और सहयोग मिला। उसे अधिकतम जॉब सिक्योरिटी इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने अधीनस्थों को अधिकतम जॉब सिक्योरिटी दी। जय हिंद दोस्तों।